नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के लिए प्रीवियस का पेपर डिस्कस करूंगा जो 2017 में हुआ था। ये एग्जाम हमारा 5/12/2017 को हुआ था, यानी कि 5 दिसंबर 2017 को हुआ था। सेट पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? ए ऑप्शन आपका सिगरेट उद्योग, बी ऑप्शन आपका नाई की दुकान, सी ऑप्शन आपका वेल्डिंग की दुकान और डी गेहूं पैदा करने वाले किसान। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि सिगरेट उद्योग। जो सिगरेट उद्योग है वो अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। आपके बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, अल्पाधिकारी की ऐसी मार्केट संरचना है, कैसी मार्केट संरचना है जिसमें समान या विभेदित उत्पादकों के लिए कुछ विक्रेता होते हैं। ठीक है, तंबाकू और सिगरेट उद्योग अपूर्ण और अभेदित अल्पाधिकार के उदाहरण हैं। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है एक है। ये ऑप्शन आपका उत्पादन में विभेदन, बी ऑप्शन आपका किसी एक समय में ऐसे उत्पादकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मूल्य और सी ऑप्शन आपका विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम और डी ऑप्शन आपका किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक शर्त क्या है? बी ऑप्शन, यानी कि किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की ऐसी स्थिति है जहां बड़ी संख्या में स्वतंत्र विक्रेताओं द्वारा किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य की पेशकश की जाए। ठीक है, उससे क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है? ये ऑप्शन आपका RI यानी कि IDIA, IRDIA, बी ऑप्शन आपका सेबी, सी ऑप्शन आपका RBI और डी DRI। तो आप बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि सेबी, यानी कि सेबी है वो म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट आपके, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड निवेशकों की हित की रक्षा के लिए नीति तैयार करता है और भारत में म्यूचुअल फंड का विनियमन करती है। कौन करता है? सेबी। सेबी पूंजी बाजार का सर्वोच्च नियामक भी है और मध्यस्थ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन आपका 1921 में, बी ऑप्शन आपका 1930 में और डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका 1935 में और डी ऑप्शन आपका 1955 में। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, यानी कि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को स्थापना की गई थी। इसे JM कीन्स के द्वारा शुरू किया गया था। सरकार की भागीदारी के बिना यह एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। कौन सी? संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। बाद में से 1955 में, कब? 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। किसमें बदल दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पुराना और सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? ये ऑप्शन आपका कानून बनाना, बी बजट बनाना, सी बजट पारित करना और डी ऑप्शन आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो बताइए कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि बजट बनाना। इसका राइट आंसर बी होगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। कानून बनाना विधायिका का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कैसा? प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, कानून के माध्यम से ही सरकार और कार्यकारी की नीतियों का कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट तो उन्होंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये ऑप्शन आपका हब्स ने, बी ऑप्शन आपका लॉक और सी ऑप्शन आपका रूसो और डी ऑप्शन सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, कि सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। सामाजिक सिद्धांत या सामाजिक अनुबंधन कि व्यक्ति की नैतिक और राजनीतिक दायित्व उस समाज के संगठन के लिए जिसमें वो रहते हैं अनुबंध या समझौता पर निर्भर होते हैं। ठीक है, उसे सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तीनों लोगों ने प्रतिपादित किया था। कौन कौन थे? हब्स ने, लॉक और रूसो ने, इन तीनों ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा की स्थापना की गई थी? ये ऑप्शन आपका
65वां संशोधन, बी ऑप्शन आपका 69वां संशोधन और आपका सी ऑप्शन है 72वां संशोधन और डी इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो बताइए कोई विकल्प सही नहीं है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं आपका, डी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन भी गलत है और आपका ए ऑप्शन भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली विधानसभा की स्थापना की गई थी। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। 69वां संशोधन यानी संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया और इसके लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239A में सम्मिलित किया गया, 239A में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपका अनुच्छेद 368 डैश है, आपातकाल की घोषणा, बी ऑप्शन आपका विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का स्थगन और सी ऑप्शन आपका न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति और डी ऑप्शन आपका संविधान संशोधन की संसद शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को बढ़ित किया गया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ना या निरस्त करने के माध्यम से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को सशक्त यानी कि शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद कौन सा 368, 368। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आपका कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। ए ऑप्शन आपका धौलावीरा, बी ऑप्शन आपका राखीगढ़ी और सी ऑप्शन आपका कालीबंगा, डी आलमगीरपुर। तो बताइए कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हमारा क्या हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक गाँव है, ठीक है। यह पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो लगभग 65 ईसा पूर्व का है। यह स्थल घाघरा नदी के मैदान पर स्थित है, ठीक, कहाँ पर, घाघरा नदी के मैदान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिल्ली के हौसगार क्षेत्र में चार मीनार द्वारा बनवाई गई थी। आपको बताना किस शासक के द्वारा बनवाई थी। ये ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन आपका औरंगजेब, सी ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक और डी अकबर। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। चार मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको भी डिस्कस करते हैं। चार मीनार यानी कि चार मीनार चारों और टावरों 13वीं शताब्दी की मीनार है, जिसमें कितने होल हैं, 225 होल बने हैं। यह 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना। ए ऑप्शन आपका खिलाफत आंदोलन, बी ऑप्शन आपका भारत छोड़ो आंदोलन और सी ऑप्शन आपका असहयोग आंदोलन और डी स्वदेशी आंदोलन। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन सही होगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। वंदे मातरम जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। माँ विक्रम चंद्र चटर्जी, इसका अर्थ क्या है, यानी कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। माँ विक्रम चंद्र चटर्जी के 1882 के उपन्यास आनंद मठ से ली गई कविता है। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के सत्र में पहली बार गाया गया था। 1896 कब है, 1896 के सत्र में पहली बार गाया गया था। लेकिन यह बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों का लोकप्रिय गीत बना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की आपातकाल राजधानी थी। ए ऑप्शन आपका देवगिरी, बी ऑप्शन आपका अहमदाबाद, सी ऑप्शन आपका जयपुर और डी कुरुक्षेत्र। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, यानी कि देवगिरी दिल्ली सल्तनत की आपातकाल राजधानी थी। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में स्थित देवगिरी 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की अस्थायी रूप से राजधानी के रूप में स्थापित थी। उन्होंने देवगिरी को दौलताबाद का नाम दिया था। किसका नाम दिया था, दौलताबाद का नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, हमारा सी ऑप्शन, यानी कि राजस्थान में स्थित है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के
अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे निर्मित किया गया था। मस्जिद का निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के अवशेषों पर हुआ था, जिसमें तोड़े गए हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, उषांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए ऑप्शन आपका मणिपुर, बी ऑप्शन का महाराष्ट्र, सी झारखंड, डी गोवा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि मणिपुर में। जो उषांग त्योहार है हमारा वो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, उषांग उत्सव बसंत के 5 दिन तक मणिपुर में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो फरवरी माह की पूर्णिमा के दिवस पर मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिवस से शुरू होता है। युसांग उत्सव हिंदू और मिताई लोगों को स्वदेशी परंपरा से जोड़ता है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, कश्मीर की पूर्वी सीमा है। ए ऑप्शन आपका सियाचिन ग्लेशियर, और बी ऑप्शन आपका गिलगित बल्तिस्तान, और सी ऑप्शन आपका काराकोरम, और डी ऑप्शन आपका लद्दाख क्षेत्र। अब आपको बताना है जो कश्मीर की पूर्वी सीमा क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन की लद्दाख क्षेत्र। लद्दाख क्षेत्र जो है वो कश्मीर की पूर्वी सीमा है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। जम्मू कश्मीर 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? हमारे 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश का सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश में सबसे पूर्वी सीमा बनाता है और तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। यह कश्मीर की पूर्वी श्रृंखला में स्थित है, जो कुल पर्वत श्रृंखला से लेकर महान हिमालय तक, लोन पर्वत श्रृंखला से लेकर महान पर्वत हिमालय तक दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन आपका गंगा, बी ऑप्शन आपका यमुना, और सी ऑप्शन आपका तीस्ता, और डी ब्रह्मपुत्रा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कि तीस्ता। जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या है आपका? जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे स्थित है, जो गंगा के बाद पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कहाँ पर स्थित है? तीस्ता नदी के किनारे स्थित है, और जो पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? ए ऑप्शन आपका अरावली रेंज, बी ऑप्शन आपका शिवालिक पहाड़ियां, और डी विंध्याचल श्रेणी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए यानी अरावली रेंज। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। प्राचीन अरावली रेंज का उत्तरी यानी कि उत्तरी विस्तार दिल्ली पश्चिम में सिंधु नदी बेसिन और पूर्व में गंगा नदी के बेसिन के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी ऑप्शन आपका निकोबार द्वीप समूह, और आपका अंडमान, पहला ऑप्शन था आपका अंडमान द्वीप समूह, और बी दूसरा ऑप्शन आपका निकोबार द्वीप समूह, और सी ऑप्शन आपका लक्षद्वीप, और डी मिनिकॉय। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ई ऑप्शन, यानी कि अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। अंडमान सागर पर स्थित बैरन आइलैंड दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का? दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारत में यानी वर्तमान में विश्व की कपास निर्यातक देश में भारत का स्थान क्या है? ये ऑप्शन आपका प्रथम, बी द्वितीय, सी ऑप्शन आपका तृतीय, और डी चतुर्थ। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि द्वितीय स्थान है। यानी कि वर्तमान में जो भारत का कपास निर्यातक देशों में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको भी डिस्कस करते हैं। मार्च 2017 में जारी अंतर्राष्ट्रीय कॉटन एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन के बाद सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा सूती उत्पादक देश है। ठीक है, कपास में कौन सा भारत का स्थान है? दूसरा, और दूसरा का होगा सूती उत्पादक भी देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकतम भाग उत्तर मानसून से प्राप्त करता है? ये ऑप्शन आपका केरल, और बी ऑप्शन आपका मराठावाड़ा, और सी ऑप्शन आपका गंगिया पश्चिम बंगाल, और डी ऑप्शन का कोरामंडल या रायलसीमा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, यानी कि कोरामंडल या रायलसीमा। भारत का ऐसा क्षेत्र है
जो वर्षा का अधिकतम भाग किससे करता है, उत्तर मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। तमिलनाडु के तट पर और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में अक्टूबर दिसंबर के दौरान लौटते समय मानसून से अधिक वर्षा होती है। आमतौर पर पीछे हटने वाले मानसून के इस बरसात के विस्तार को उत्तर पूर्व या सर्दियों का मानसून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्दियों का मानसून भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो बताइए। ए ऑप्शन आपका समान रहती है, बी ऑप्शन आपका चौगुनी हो जाती है, सी ऑप्शन आपका तिगुनी हो जाती है और डी ऑप्शन आपका दोगुनी हो जाती है। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन की चौगुनी हो जाती है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, जब गतिशील पिंड गतिज ऊर्जा की मात्रा दो चरणों पर निर्भर करती है। यह पिंड के द्रव्यमान और पिंड की गति सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ये हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, यानी कि द्रव्यमान और वेलोसिटी पर निर्भर करती है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, निम्नलिखित में से किस की विशिष्ट ऊष्मा धारता सबसे अधिक है? ए ऑप्शन आपका जल, बी ऑप्शन आपका लोहे का टुकड़ा और सी ऑप्शन आपका सोने का टुकड़ा और डी क्लोरोफॉर्म। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन यानी कि जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता सबसे अधिक है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको भी डिस्कस करते हैं। यानी कि एक पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तापमान को किस विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है? तो ए ऑप्शन आपका थर्मोस्टेट, बी ऑप्शन आपका थर्मामीटर और सी ऑप्शन का पायरोमीटर और डी ऑप्शन का थर्माकपल। अब आपको बताना है विशिष्ट डिग्री में तापमान को व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या है? आपका ए ऑप्शन यानी कि थर्मोस्टेट है। क्या आपका थर्मोस्टेट है? कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। थर्मोस्टेट एक ऐसा घटक है जो किसी प्रणाली का तापमान का बोध कराता है ताकि सिस्टम का तापमान 1 डिग्री वांछित सेटअप करने के लिए निकटतम रखा जा सके। हीटिंग सिस्टम में तापमान का विनियमन करने के लिए इसके एक कोर पे एक थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? ए ऑप्शन आपका पिगमेंट, बी ऑप्शन आपका इलास्टिन और सी ऑप्शन आपका एल्बुमिन और डी ऑप्शन का कैरोटीन। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन की कैरोटीन। मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? कैरोटीन। डी ऑप्शन आपका सही होगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। कैरोटीन तंतुमय संरचनात्मक प्रोटीन का सदस्य है और बाल और नाखून का महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। क्या? महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। यह मानवीय त्वचा के बाहरी परत बनाने वाली प्रमुख संरचनात्मक सामग्री भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त यानी कि युक्त रक्त का प्रवाह नहीं करती? बताइए कौन सी वेन? ये ऑप्शन आपका कौन सी आर्टरी? ऑप्शन आपके कार्डियक आर्टरी, बी ऑप्शन आपका रीनल आर्टरी और सी ऑप्शन आपका हेपेटिक आर्टरी और डी ऑप्शन आपका पल्मोनरी आर्टरी। बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारा क्या है? ऑक्सीजन युक्त प्रवाह यानी कि रक्त का प्रवाह नहीं करती। ठीक है, कुछ ये नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? ए ऑप्शन आपका विटामिन ए, बी ऑप्शन आपका विटामिन बी और सी ऑप्शन आपका विटामिन सी और डी ऑप्शन आपका सभी विकल्प सही हैं। तो बताइए हरे पालक में क्या होता है प्रचुर मात्रा में? तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन होगा, यानी कि सभी होते हैं, विटामिन ए बी सी तीनों होते हैं। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। हरे पालक पिगमेंट विटामिन और खनिज का भंडार है। किसका? विटामिन और खनिज का भंडार है। यह सबसे उपयोगी विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन सहित सभी महत्वपूर्ण खनिजों के साथ भरी रहती है। कौन? पालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी का प्रमुख घटक है? अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका मीथेन और इथेन, बी ऑप्शन आपका प्रोपेन और ब्यूटेन, सी ऑप्शन आपका पेंटीन और बेंजीन और डी ऑप्शन आपका केवल मीथेन। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन जो हाइड्रोकार्बन है वो एलपीजी के प्रमुख घटक हैं। ठीक है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। खाना पकाने वाला गैस जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में भी जाना जाता है, मुख्यतः क्या होता है इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, ये इसके प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका लेड सल्फाइड, बी ऑप्शन आपका लेड ऑक्साइड और सी ऑप्शन आपका लेड सल्फाइड और डी ऑप्शन आपका कैल्शियम सल्फेट। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, यानी कि लेड सल्फाइड को गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। गैलेना जिसे लेड सल्फाइड का प्राकृतिक खनिज रूप है, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, ये क्या हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क है और चांदी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ठीक है, ये गलत है, ये सबसे महत्वपूर्ण अयस्क और चांदी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन? आपका गैलेना, जिसे हम लेड सल्फाइड के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? ए ऑप्शन आपका स्प्रास, बी ऑप्शन आपका मास और सी ऑप्शन आपका राइजोफेरा और डी ऑप्शन आपका साइप्रास। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? कौन सी मैंग्रोव वनस्पति है? इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, यानी कि राइजोफेरा वो क्या आपकी मैंग्रोव वनस्पति है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। राइजोफेरा उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव के पेड़ की प्रजाति है, जिसमें कभी कभी सामूहिक रूप से वास्तविक मैंग्रोव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, वायु गुणवत्ता डैश। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। वायु गुणवत्ता डैश। ए ऑप्शन आपका वायु प्रदूषण मापक यंत्र, बी ऑप्शन आपका वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना और सी ऑप्शन आपका आर्द्रता स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होता है और डी ऑप्शन का वर्षा का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो बताइए हमारा वायु गुणवत्ता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि वायु की गुणवत्ता को दर्शाने वाला एक पैमाना है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। AQI दैनिक हवा की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सूचकांक है। ठीक है, हमें बताता है कि हमारी हवा कितनी स्वच्छ या दूषित है। क्या बताता है? हमारी हवा कितनी स्वच्छ और दूषित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बोधक क्षेत्र पाया जाता है? ये ऑप्शन आपका टुंडा पारिस्थितिकी तंत्र, बी ऑप्शन आपका पारिस्थितिकी तंत्र और सी ऑप्शन आपका जल पारिस्थितिकी तंत्र और डी ऑप्शन आपका मरुस्थल यानी कि मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र। अब आपको बताना है किनमें से भौतिक क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। कौन सा? जल पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। भौतिक जोन जल पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है, जिसमें तल जैसे समुद्री तल या झील के तल, छठ की सतह और कुछ उपसतह परतें शामिल हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले जीव जो पानी के नीचे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भूथोस कहते हैं। ठीक है, भूथोस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, बाल विकास यानी कि बाल दिवस 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू की है? तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश और सी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट की थी योजना। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा, ये हमारा 2017 में जो एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था। तो इसी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन 2020 में एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आएंगे। तो इंपोर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 14 नवंबर 2017 को बच्चों यानी कि स्कूल के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बच्चों के अध्ययन के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिलेगा। क्या? सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? ये ऑप्शन आपका ग्रामीण बैंक, बी ऑप्शन आपका खाद्य प्रसंस्करण और सी ऑप्शन आपका BPL परिवारों के लिए योजना और डी ऑप्शन आपका सिंचाई क्षेत्र। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा आपका इसका बी ऑप्शन की खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। ये मई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका, वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना की सेना में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत निर्मित पनडुब्बी यानी परमाणु पनडुब्बी है? ये ऑप्शन आपका सिंधुराज, बी ऑप्शन आपका अरिदमन और सी ऑप्शन आपका सागरिका और डी ऑप्शन आपका गोदावरी। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन होगा आपका क्या? अरिदमन। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट आपका INS अरिदमन भारत की दूसरी
स्वदेशी निर्मित परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी है। यह 19 नवंबर 2017 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शिप बिल्डर सेंटर में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो बताइए क्या सत्य नहीं है, ये ऑप्शन आपके। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, यानी कि दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर में मोबाइल फोन पर भंडारित होती है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन सारे सही हैं। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। डिजी लॉकर एक डिजिटल लॉकर है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दस्तावेज को संग्रहित करने में कलेक्ट करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका 2020 ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसको द्वारा की जाएगी। ये ऑप्शन आपका मॉस्को, बी ऑप्शन आपका टोक्यो, सी लंदन और डी लॉस एंजलिस। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, टोक्यो। 2020 ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा करेगा, कौन करेगा, हमारा टोक्यो। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। 2020 के ग्रीष्म ओलंपिक का आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को टोक्यो जापान में किया जाएगा। यह टोक्यो में आयोजित दूसरा ग्रीष्मकालीन खेल और जापान में होने वाला चौथा ओलंपिक खेल होगा। कहाँ पर, चौथा ओलंपिक खेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 कहाँ आयोजित किया गया था। ये ऑप्शन आपका ब्राजील, बी ऑप्शन आपका इंग्लैंड, सी भारत और डी स्पेन। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका सी होगा, भारत में। अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 कहाँ पर आयोजित किया गया था, भारत में। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। भारत यानी कि भारत में 6 से 28 अक्टूबर 2017 के बीच 2017 फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किया गया था। भारत ने फीफा टूर्नामेंट में पहली बार मेजबानी की थी। ठीक है, भारत ने सबसे पहले कब की थी, 2017 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी, फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका चीन ने एक ऐसे रणनीतिक स्थल हवन टोटा गहन बंदरगाह का 70% हिस्सा खरीदा। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है। ये ऑप्शन आपका बांग्लादेश, बी ऑप्शन आपका म्यांमार और सी ऑप्शन आपका पाकिस्तान और डी श्रीलंका। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, श्रीलंका। किसका, ये श्रीलंका देश का बंदरगाह है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। हवन टोटा बंदरगाह श्रीलंका के हवन टोडा में एक समुद्री बंदरगाह है। कैसा है, एक समुद्री बंदरगाह है। पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर इसे मदपुरा महिंद्रा राजपक्षे बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका नेपाल भूटान ने हाल में ही भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस का प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित में से किस उद्यम का सहयोग मांगा है। ए ऑप्शन आपका सेबी, बी ऑप्शन आपका केंद्रीय वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन आपका NPCI और डी ऑप्शन आपका UPDI। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, NPCI की सहायता मांगी है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। नेपाल भूटान ने जुलाई 2017 में राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में संपर्क किया था ताकि उनकी डिजिटल भुगतान सेवाओं का उपयोग करने के लिए मिल सके। उनको भी क्या, डिजिटल भुगतान सेवाओं का उपयोग मिल सके, सेवाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आया था 47वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता। ए ऑप्शन आपका द थ्रोन और बी ऑप्शन आपका डॉटर और सी ऑप्शन आपका मेलामूड और डी ऑप्शन आपका राव। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है ईरानी फिल्म डॉटर ने नवंबर 2016 में भारत के 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। यह फिल्म रजा मीर कार्मी द्वारा निर्देशित की गई थी। ठीक है, ये डायरेक्टर थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका निम्नलिखित में से कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। ए ऑप्शन आपका कीर्ति अय्यर, बी ऑप्शन आपका सुजाता मल्होत्रा और सी ऑप्शन आपका अर्चना शास्त्री और डी राधिका मेनन। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका
डी ऑप्शन यानी कि राधिका मेनन, राधिका मेनन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, कैप्टन राधिका मेनन को नवंबर 2016 में समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके साथ यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली, इसके साथ यानी कि इसके साथ वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने की नाव में डूब रहे 7 मछुआरों की जान बचाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छी बात है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका, भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है? तो बताइए हमारा GEM पोर्टल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन यानी कि सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। GEM पोर्टल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा माल और सेवाओं की खरीद की सुरक्षा के लिए एक ऑनलाइन बाजार मंच है। यह भारत की राष्ट्रीय प्रपण पोर्टल के रूप में परिकल्पित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार द्वारा हाल में ही बनाए गए मुद्रा बैंक का प्रमुख यानी कि मुख्य कार्य क्या है? बताइए हमारा इसका राइट आंसर का मुद्रा बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? ए ऑप्शन का मुद्रा छापना, बी ऑप्शन आपका कर मुक्त आय को जमा करने की अनुमति देना, सी ऑप्शन आपका गरीबों को बीमित करना और डी ऑप्शन आपका यानी कि सूक्ष्म उद्योगों को ऋण एवं वित्तीय उपलब्ध कराना। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन यानी कि सूक्ष्म उद्योगों को ऋण एवं वित्तीय उपलब्ध कराना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी बैंक भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित नदी के जल यानी कि जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। आपको बताना कौन सी नदी है? ए ऑप्शन आपका कोसी, बी ब्रह्मपुत्रा और सी ऑप्शन का तीस्ता और डी बागमती। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा तीस्ता। कौन सी नदी है? तीस्ता। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद का स्रोत है। यह सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है। लगभग 83% जो इसका है उसका नदी का बहाव भारत क्षेत्र में है और 17% बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? ये ऑप्शन आपका आर्द्रभूमि, बी ऑप्शन आपका ओजोन परत के नुकसान और आपका सी ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस और डी ऑप्शन आपका जैव विविधता पर सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन यानी कि जैव विविधता पर सम्मेलन है। रियो शिखर जो सम्मेलन होता है वो जैव विविधता पर सम्मेलन है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी डिस्कस करते हैं। जैव विविधता पर सम्मेलन पर्यावरण और विकास पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उठाए गए मुख्य दस्तावेजों में से एक था। ठीक है, जिसे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन या रियो समिट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? ए ऑप्शन आपका क्लोरीन की विघटित मात्रा, बी ऑप्शन आपका ओजोन की विघटित मात्रा और सी ऑप्शन आपका नाइट्रोजन की विघटित मात्रा और डी ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। तो नदियों में जल प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है? हमारा इसका डी ऑप्शन सही होगा आपका, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के द्वारा मापा जाता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। जैव ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। यह घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा की माप है जिसमें बाह्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। हग हेम्पर का 91 वर्ष की अवस्था में सितंबर 2017 में निधन हो गया। किसके संस्थापक थे? तो बताइए हमारा ये किसके संस्थापक थे? बताइए इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन यानी कि पिलोबॉय पत्रिका के संस्थापक थे ये। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। हग हेम्पर पिलोबॉय के संस्थापक थे, इस पत्रिका का प्रमुख संस्थापक थे। ठीक है, उन्होंने इसमें 1953 में स्थापित किया था। कब किया था इसे? 1953 में स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी यानी कि बिहार राज्य के। ठीक है, ये मैंने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, ये कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के लिए पदभार ग्रहण करने से पहले रामनाथ कोविंद ने 2015 से 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। कहाँ के? बिहार के राज्यपाल। ठीक है, बिहार के राज्यपाल के रूप में काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर
खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर बना। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन यानी कि मैसूर। जो मैसूर है वो भारत का खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर बना। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी डिस्कस करते हैं। कर्नाटक का मंसूर 19 सितंबर 2016 में देश में खुले में शौच से मुक्त होने वाला देश का पहला शहर बन गया। ठीक है। शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा 73 शहरों के सर्वेक्षण के बाद में से यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, ये प्रीवियस का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा सेट पेपर बनगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा। ए ऑप्शन आपका तेलंगाना, बी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश और सी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश और डी असम। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए तेलंगाना। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। तेलंगाना राज्य में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के तडोबा अधारी टाइगर रिजर्व में एक नहर के निर्माण के पश्चात उसके दोनों किनारों को जोड़ने के लिए पर्यावरण अनुकूल पुल बनाने की योजना है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।